और ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जो बहुत हाईली पोल्यूटेड है। सो कितना लंबे समय अगर हम पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं तो कहीं एक वार्निंग साइन हो सकता है कि हमारे लंग्स वीक हो रहे हैं। बोलते हैं कि अगर आपको क्विट करे हुए 15 साल से ऊपर हो गए तो आपका लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर कम हुआ है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आज आपके लिए एक बड़ा खास कार्यक्रम लेकर आई हूं जो है वर्ल्ड लंग कैंसर डे स्पेशल। भाई देखिए, आपकी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है और खास तौर पर तब जब आज के जमाने में भागदौड़ भरी जिंदगी है और ढेर सारी बीमारियां हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए आपके लिए एक्सपर्ट सलाह समय समय पर हम लेकर आते रहते हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर सुनील नागर है जो कि सीनियर कंसल्टेंट है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर कैसे होता है, किसे हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और इन सारी बातों के लिए हम स्वागत करेंगे डॉक्टर सुनील नागर का रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुनील नागर। यूजुअली हम जो आज बैठे हैं इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम 1 अगस्त को लंग कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 अगस्त को ही लंग कैंसर पहली बार मिला था। हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि हम एक पॉपुलेशन या सोसाइटी में हम अवेयरनेस डाल सकें कि लंग कैंसर इटसेल्फ इज अ सीरियस डिजीज एंड क्या क्या चीजें हैं जो हमें अवेयर करना चाहिए, जो कि हम अवॉइड कर सकें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। दोस्तों, अवेयरनेस बहुत जरूरी है और ये आप सभी जानते हैं कि ये आसान नहीं है कि आजकल के जमाने में जहां इतनी सारी बीमारियां हैं आप हर बीमारी से बच सकें। इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियों के बारे में तो आपको पता भी नहीं होता है और इसीलिए ये डॉक्टरी सलाह आपके लिए होती है। अब डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश करते हैं कि लंग कैंसर डे आज हम मना रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए क्या ये बहुत कॉमन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को लंग कैंसर हो रहा है? मैम, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो लंग कैंसर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो। एनुअली 1.9 मिलियन डेथ है ऑल बिकॉज ऑफ लंग कैंसर। और यूजली डेथ इसलिए होती है क्योंकि हम लंग कैंसर को जब डायग्नोज करते हैं ऑलमोस्ट लेट स्टेज हो जाती है, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं जी। लेकिन डायग्नोसिस जब होता है कि मतलब पेशेंट जब ज्यादा सिक हो जाता है तब आता है हमारे पास एंड वो ऑलरेडी स्टेज 4 में लैंड अप हो चुका होता है। डॉक्टर साहब, आपने खुद ही कहा कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन है। सो कैसे सिम्टम्स हैं इसके? मैम, यूजुअली अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, कॉफ होगा, कुछ पेशेंट को क्रॉनिक बार बार मतलब जैसे होता है कि निमोनिया होता जा रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा, मैं एंटीबायोटिक लेता हूँ, बीच में ठीक हो जाता है, उसके बाद दोबारा होता रहता है, 2-2 हफ्ते तक खांसी नहीं जा रही होती और कभी बार ब्लड भी आता है खांसी में। इनसिग्निफिकेंट मतलब पेशेंट ये कहता है कि मैं सब कुछ खा रहा हूँ लेकिन मेरा वेट लॉस होता जा रहा है। ऐसे सिम्टम्स पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करता है अर्ली स्टेजेस में। देखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि अगर आपका वेट कम हो रहा है या आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है और एक लंबे समय तक आप इस खांसी का इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप इसका इलाज करवा नहीं पा रहे हैं या फिर जो दवाइयां आप खा रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रही हैं, तो ये सारी चीजें शायद लंग कैंसर की दस्तक हो सकती है। और जरूरी ये है कि समय पर आप इसका इलाज करवा लें, क्योंकि खुद डॉक्टर साहब ने कहा है कि अक्सर ये जो लंग कैंसर है बहुत लेट स्टेज पर डिटेक्ट होता है और जब लेट स्टेज पर डिटेक्ट होगा तो आप सोच ही सकते हैं कि आपके लिए जानलेवा या घातक हो सकता है। डॉक्टर साहब, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, मतलब किन कारणों से हो सकता है लंग कैंसर? मैम, जो मोस्ट कॉमन है सारी पब्लिक को भी पता है, स्मोकिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग सब में, यूजुअली हम कहते हैं कि 40 या 50 प्लस जो भी है और जिनके पैक ईयर हम काउंट करते हैं रिस्क, तो जिनके भी पैक ईयर मोर देन 20 पैक पर ईयर है, यानी कि एक पैक एक दिन के अंदर पूरे एनुअली कितना लेता है उसके हिसाब से हम रिस्क फैक्टर डिफाइन करते हैं। तो मोर देन 20 पैक ईयर इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर। दूसरा, स्मोकिंग के बाद सेकेंड हैंड स्मोक। मैं खुद स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन मेरे जो पियर्स हैं या फिर मेरे जो कलीग्स हैं वो स्मोक कर रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहा है। इवन बायोमास फ्यूल ऑल्सो, हम जैसे चूल्हे पे काम करते हैं इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी, तो उसके एक्सपोजर की वजह से भी होता है। एयर पॉल्यूशन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। इवन दी सॉइल रॉक से भी रेडिएशन एक्सपोजर जो मिलता है, रेडॉन का जो एक्सपोजर है वो अपने आप में भी रिस्क फैक्टर है। सेकेंडली, आजकल नई चीज़ जो है हमारे वेपिंग, जो आजकल एक ट्रेंड में भी है, itself is a risk factor. Even the environmental factors like air pollution जो कि है, और डाइट प्रोफाइल, environmental factor, genetic factors ये भी हैं। इमेजिन करके देखिए कि आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और आपने बिल्कुल स्मोकिंग नहीं की
लेकिन आपके दोस्तों के साथ खड़े होना भी आपके लिए रिस्की हो सकता है। ये आपने कभी सोचा नहीं था। खास तौर पर कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो वहां पर सुट्टे का बड़ा कल्चर होता है, और ये चाय सुट्टे में आप कई बार खुद सुट्टा नहीं पी रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि आपकी चाय पीना या फिर अपने दोस्तों के साथ खड़े होना भी घातक हो सकता है। तो अक्सर कितने लंबे समय तक, मतलब मान लीजिए कि कोई इंसान जो कि नॉर्मल आज के जमाने में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो काफी हद तक, क्योंकि जिस प्रकार से कॉर्पोरेट कल्चर है, या आप देखेंगे हालांकि हर एरिया में एक स्मोकिंग जोन बना दिया जाता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जाकर सिर्फ वहां पर खड़े हैं, और आप दिन में से अगर आप वहां पर आधा घंटा भी बिता रहे हैं या 1 घंटा भी बिता रहे हैं, आपने स्मोक नहीं किया है, लेकिन अगर आप उम्र का एक लंबा अरसा ऐसा बिता रहे हैं जहां पे ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे रिश्तेदारों के साथ, या घर में महिलाएं पुरुषों के साथ रहती हैं जो स्मोक करते हैं, तो क्या इन सभी को रिस्क हो सकता है? मैम यूजुअली हम बात करते हैं तो 15 साल का एक्सपोजर अगर कंटिन्यूसली में रहता है तो उसको रिस्क फैक्टर मानते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्टडी प्रूव नहीं करती कि आपको 15 साल का एक्सपोजर है तो ही कैंसर होगा। लेकिन हम उसको रिट्रोस्पेक्टिवली प्रूव करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि मैंने क्विट कर दिया स्मोकिंग, जी। तो अब मुझे रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं कि अगर आपको क्विट करे हुए 15 साल से ऊपर हो गए हैं तो आपका लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर कम हुआ है। जी। तो रेट्रोस्पेक्टिवली 15 ईयर्स इज काउंटेड एज अ ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। डॉक्टर साहब, एक नया चलन है वेपिंग, और माना यह जाता है ये बड़ा हार्मलेस है, हम तो स्मोक नहीं करते, इट्स जस्ट वेपिंग। मुझे बताइए, क्या ये उतना ही हार्मलेस है, या ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है लंग कैंसर का? मैम यूजुअली वेपिंग हम स्टार्ट करते हैं कि ये सोच के कि हम निकोटिन से बच रहे हैं, यस। लेकिन निकोटिन उसमें डेफिनेटली होता है। दूसरा, वेपिंग को अगर माने तो उसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अपने आप में 15 टाइम्स मोर रिस्क फैक्टर रखते हैं कैंसर के लिए। और उसमें जो कार्बोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं लाइक कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, ये अपने आप में कार्सिनोजेनिक है। तो वेपिंग से ऐसा नहीं है कि आप वेपिंग करोगे तो आप कैंसर से बच रहे हो, इवन आप 15 टाइम मोर रिस्क फैक्टर में हो वेपिंग को करके। दोस्तों, आप सभी लोग जो फैशन में आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वेपिंग है, ये सोच रहे हैं कि चलिए भाई हम तो इससे बच गए हैं क्योंकि इसमें निकोटीन नहीं है, लेकिन क्या स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी वेपिंग को अपनाना आपके शरीर के लिए और आपके जीवन के लिए ठीक है? ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब ने कहा है नहीं। तो इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो हार्मलेस है, तो ये हार्मलेस बिल्कुल भी नहीं है, और ये शायद एक कारण बन सकता है लंग कैंसर का। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसे अर्ली साइंस हैं जिनका खास ख्याल रखने की जरूरत है लोगों को? मान लीजिए कि कोई एक इंसान नॉर्मल स्मोकर है, 10, 15, 20 साल तक के वो स्मोक कर रहा है, उसके बाद कहीं बॉडी में कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं जो कि शायद बहुत नॉर्मल है, जैसे आपने कहा खांसी या निमोनिया, ऐसे ना भी हो, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स जो शायद एक अर्ली वार्निंग हो सकते हैं चेकअप करवाने के लिए या अपने डायग्नोज करवाने के लिए। मैम सबसे पहले जो हाई रिस्क ग्रुप है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप हम उनको कहते हैं जो 40 प्लस हो चुके हैं जी। और 20 पैक ईयर्स पर उसमें काउंट करते हैं। और दूसरा, जिनके जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं कि मतलब फैमिली हिस्ट्री रही है, सबसे पहले उनको तो हमेशा अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और स्क्रीनिंग के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जाएंगे और एकदम बोलेंगे कि हाँ ये सब इन्वेस्टिगेशन करानी है। लो डोज सीटी स्कैन से ऑलरेडी डायग्नोसिस हो जाता है। यूजुअली जो सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, वो चेस्ट पेन, वेग चेस्ट पेन होता है, कभी बोलते हैं राइट साइड हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड हो रहा है। दूसरा, हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस को कभी भी, मतलब बलगम में खून आना, वो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो सबसे पहला अर्ली डेंजर साइन कहते हैं हम उसको। और कॉफ, कॉफ जो है कि मतलब 2 हफ्ते से लंबी खांसी यूजुअली टीबी में काउंट होती है, लेकिन यस। कैंसर में भी होती है वो। और वेट लॉस होना, आप ये बोल रहे हैं कि मेरा बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, मोर देन 5 kg, तो डेफिनेटली, और इन सारे सिम्टम के साथ कोरिलेट कर रहे हो, तो आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं मैम। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल, आइडियली महिलाओं के केस में ये सोचा जाता है कि उन्हें ये सारी चीजें कम होंगी क्योंकि पहली बात वो नॉर्मल पुरुषों की तुलना में कम स्मोक करती हैं, बट क्या अगर हम ये देखें तो दोनों जेंडर्स इक्वली एट रिस्क होते हैं? मैम इसमें पूरी इक्वालिटी है मेल और फीमेल में। ऐसा कुछ नहीं है कि मेल में ज़्यादा है फीमेल में कम है। आजकल जो हिस्टोलॉजिकल शिफ्ट आई है उसमें एडिनोकार्सिनोमा मोर कॉमन है। एडिनोकार्सिनोमा जो है वो सेक्स रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है कि मेल या फीमेल में कॉमन है, वो दोनों में इक्वल है। और जिसको भी एक्सपोजर है तो डेफिनेटली मेल एंड फीमेल आर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस। सो दोस्तों, जहां पुरुषों को डर है कि वो स्मोक कर रहे हैं तो उन्हें ये लंग कैंसर हो सकता है,
वहीं महिलाओं को इस बात का खतरा है कि अगर वो घर में चूल्हे पर खाना बना रही हैं या वो एक्सपोज्ड हैं किसी भी तरीके की स्मोकिंग की, तो उन्हें भी उतना ही खतरा है लंग कैंसर का। और महिलाएं ये ना सोचे कि हम तो बचे हुए हैं क्योंकि ना तो हम स्मोक करते हैं और ना ही हम घर से बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं। तो इसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। और जब कभी भी मैं ये कहती हूँ एक रेगुलर चेकअप या डायग्नोज की जरूरत है या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो ये दोनों ही जेंडर्स के लिए बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आज के जमाने में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रही है, हमारे पास नई मेडिसिन हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि लंग कैंसर के लिए मतलब इवन लेटर स्टेज पर डिटेक्ट होने के बाद भी हमारे पास इसका अच्छा ट्रीटमेंट है? हाँ डेफिनेटली मैम, क्योंकि अभी जो रिसर्चेस आए हैं और जो हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं उसमें 2-3 टेक्निक ऐसी आ रखी हैं जिससे मतलब हम एक लोकलाइज कैंसर सेल को आराम से ख़त्म कर सकते हैं, लाइक इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो हम उसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं जिसमें वो सेल को डिटेक्ट करके उसको वहीं पे ख़त्म कर सके। दूसरा टारगेट थेरेपी। जी। टारगेट थेरेपी जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ टारगेट बेस्ड ही करेगा, आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कोई कोलेटरल डैमेज हो रहा है कि मेरे जो नॉर्मल सेल थे वो भी गए। और रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में आजकल ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी को रेडियोथेरेपी दे रहे हैं और सिम्टम्स बिगड़ रहे हैं, बट ये कहते हैं जो नॉर्मल मिथ है। और ऑब्वियसली ये थोड़ा पुअर स्ट्रेटा में मिथ ज़्यादा सुना है हमने कि जी कीमो देंगे और रेडियो देंगे तो बाबा और बैठ जाएंगे हमारे। ऐसा नहीं है, रेडियोथेरेपी आजकल स्टीरियोटैक्टिक आ चुकी है जो लोकलाइज रेडिएशन ही देती है। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी को रेडिएशन मिलेगा। एक तरफ तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अब मेडिसिन इंप्रूव हो रही हैं और एक अच्छा टाइम आ रहा है जहां पर खुदा न खास्ता अगर आपको इस प्रकार की कोई भी घातक बीमारी हो तो आपके पास मेडिसिन है। लेकिन जहां मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब, वहां ये भी अहम है जानना कि क्या ये लंग कैंसर आने वाले समय में पूरे शरीर में फैलने के चांसेस रखता है या बॉडी के किसी और पार्ट में भी जाने का खतरा रखता है या बॉडी के किसी और पार्ट को टारगेट कर सकता है? मैम जैसे बताया था कि पेशेंट जो आते हैं लेटेस्ट स्टेज में ही आते हैं। जी। कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है कि अर्ली स्क्रीनिंग टूल्स में डिटेक्ट हो जाता है। यूजुअली हम इग्नोर करते हैं अपनी डिजीज को, और ये कैंसर डेफिनेटली स्प्रेड करता है। कैंसर जब स्प्रेड करता है प्लूरल स्पेस में सबसे पहले जाएगा, इसोफेगस खाने की नली में साथ में ट्रेवल करता है। इसके जो डिस्टेंट मेट्स होते हैं वो आपके ब्रेन तक जा सकते हैं, वर्टिब्रल बॉडी तक जा सकते हैं, बोनी मेट्स भी होते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी जगह ट्रेवल करता है। और सबसे पहली बात, अगर प्लूरल स्पेस में चला जाए, पानी बन जाता है जैसे जी। पेशेंट को, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी इतनी सीवियर होती है, इज नॉट एबल टू ब्रीथ हिमसेल्फ, ही इज चोकिंग बेसिकली टू डेथ। देखिए दोस्तों, यही एक बहुत जरूरी चीज है कि छोटे छोटे जो अर्ली साइंस है ना, इन्हें पकड़ना या इन्हें ध्यान देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप खांस रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है मौसम बदल गया इसलिए खांसी है, फिर थोड़े दिनों बाद आप ये कहते हैं मेरे गले पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस्ड है, बहुत सारा बोलना पड़ता है इसलिए मुझे खांसी है। एंड हम इसे इग्नोर करते रहते हैं फॉर द ओनली रीजन हमें लगता है ये खांसी है। बट यस, इस चीज को रियलाइज करना जरूरी है कि अगर ये खांसी है तो ये खांसी भी क्यों है। डॉक्टर साहब, हम एक मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं, क्या पोल्यूशन एक रीजन हो सकता है इसका? हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो 2 पार्ट पर मिलियन की बात करते हैं। तो इससे जो लोअर सेल्स होते हैं, हम इसको सिर्फ इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि ये हम मेजर कर सकते हैं। जो भी लेस देन 2 पार्ट पर मिलियन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एल्वुलाई को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और हमारे लंग पैरेन्काइमा में जा सकते हैं। उससे अर्ली आईएलडी होती है पेशेंट को। अर्ली आईएलडी यानी कि फाइब्रोसिस हो रहा है लंग्स में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। इवन द फाइब्रोसिस या फिर कोई भी पुराना कोई भी निमोनिया का भी अगर स्कार रहता है, वो अपने आप में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो प्रोस्पेक्टिवली ये कैंसर के लिए बिल्कुल है, पॉल्यूशन कर सकता है। अब जैसे कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस सिटी में रहती है और ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जो बहुत हाईली पॉल्यूटेड है। सो कितना लंबे समय अगर हम पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं तो एक कहीं एक वार्निंग साइन हो सकता है कि हमारे लंग्स वीक हो रहे हैं? मैम देखो, अगर पेशेंट को डिस्निया डेवलप हो रहा है, ड्राई कॉफ रह रहा है, बीजिंग साउंड आ रहे हैं, मतलब चेस्ट कंजेशन हो रहा है, जी। मुझे चलते हुए थोड़ी देर में ही आजकल सांस फूलने लग जाता है, तो ये अर्ली साइंस हैं। और यूजली जो लंबे ड्यूरेशन से एटलीस्ट मोर देन 10 to 5 years अगर रह रहे हैं जी। पॉल्यूटेड सिटी में, उनमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली स्कार टिश्यूज बनते हैं और स्कार टिश्यू आगे चल के लंग कैंसर बना सकते हैं।
डॉक्टर साहब, लंग कैंसर के बारे में बड़े सारे मिसकंसेप्शंस हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को और हमारे सभी दर्शकों को ये जरूर बताएं कि मिसकंसेप्शंस क्यों हैं और क्या है। यूजुअली मैम जब बात करेंगे तो हमेशा लंग कैंसर के लिए यही बोलते हैं कि स्मोकिंग जिसने करी है उसी को होगा। लेकिन अगर 5 पेशेंटों की गिनती करें तो जो 4 पेशेंट हैं वो डेफिनेटली स्मोकर हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो नॉन स्मोकर है। और कोई भी स्मोकर ये डिजर्व नहीं करता कि हाँ वो लंग कैंसर से जाए। जी। दूसरी चीज कर्मा, हम यूजुअली कह देते हैं कि नहीं जी स्मोकिंग करी है तो डेफिनेटली होना ही था। तो ऐसा भी नहीं है, जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काम कर रहे हैं। यस। तो डेफिनेटली उससे भी। और दूसरी तीसरी चीज आपने जैसे बात करी थी मेल एंड फीमेल जी। डिफरेंस, ऐसा नहीं है, क्योंकि फीमेल अपने आप में भी अगर आप खुद देखेंगे एनवायरमेंटल एक्सपोजर, बायोमास फ्यूल और पैसिव स्मोकिंग, इससे भी उनको लंग कैंसर हो रहा है। इवन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से जो ठीक हो चुका है उसके स्कार टिश्यू में भी कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम स्क्रीनिंग क्यों कराएं, हर एक को तो जरूरत नहीं है स्क्रीनिंग कराने जी। की। हम रेडिएशन लेते हैं तो रेडिएशन से भी तो कैंसर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन लो डोज सीटी स्कैन होते हैं। लो डोज सीटी स्कैन आपको एनुअली इतना परमिशन दे सकते हैं कि आप एक सीटी स्कैन कराएं और उससे आपको ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर नहीं होगा, लेकिन अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो लंग कैंसर ट्रीट भी हो सकता है। सो दोस्तों, ये सारे मिसकंसेप्शंस जो है ना, ये हम सब अपने जीवन में अपना कर बैठे हैं, लेकिन ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसीलिए होते हैं जिससे आप इन मिसकंसेप्शन से बाहर निकलें और इस जानकारी को समझें। और इसीलिए शायद 1 अगस्त का दिन चुना गया है वर्ल्ड लंग कैंसर डे को मनाने का, जिससे इसके बारे में अवेयरनेस हो, हम अपनी सेहत को ठीक रख पाएं। और चाहे हम पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं, लेकिन हम उसे और बेहतर बनाकर अपने लिए जीवन को और स्वस्थ बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज लंग कैंसर डे है, बहुत सारे लोग हैं जो आज आपको सुन रहे हैं, क्या खास मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे प्रिवेंट करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए? लंग कैंसर डे जो 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका कोई रीजन नहीं होता। इसका सिर्फ ये है कि हम पॉपुलेशन को अवेयर कर सकें कि ये भी एक लीदल डिजीज है। अपने आप में 1.9 मिलियन अगर लोग इससे जा रहे हैं तो कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को इग्नोर करें। आपके जो भी सिम्टम्स हैं लंग के, जो भी होते हैं, कफ, फीवर वगैरह या फिर वेट लॉस, ये सिग्निफिकेंट है। और कोशिश कीजिए कि अपने कोई भी एनुअल हेल्थ चेकअप में एक लो डोज सीटी स्कैन, अगर आपको ये सब चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली कराएं। और दूसरी बात ये है कि आपके अगर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है और स्मोकिंग एक्सपोजर है, तो डेफिनेटली आपको ये तो कराना ही चाहिए। दूसरी चीज ये है कि स्मोकिंग क्विट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। कई सारी जगह स्मोकिंग सीजेशन क्लिनिक भी चल रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपको डिपेंडेंसी है या एडिक्शन है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में बोल देंगे आप नहीं आज ही छोड़ दीजिए, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सोशल सपोर्ट, एक तरीके से साइकोलॉजी, स्क्रीनिंग एंड इवन देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो कि आपको विड्रॉल में हेल्प करेंगे और आपकी स्मोकिंग छूट सकती है। सो भाई, सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपनी स्मोकिंग को भी छोड़ सकते हैं, आप पोल्यूशन से भी बच सकते हैं, आप इन बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं इनसे भी बच सकते हैं। लेकिन कॉन्शियसली आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। छोटे छोटे वार्निंग साइंस ये जरूरी होते हैं कि आप ध्यान दें उन वार्निंग साइंस पर और अर्ली डायग्नोस जरूर कराएं। और जब आप ये डायग्नोस करवाएंगे तो डेफिनेटली पता लग जाएगा। आप कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कहीं कोई परेशानी है या नहीं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अब तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी दवाइयां हैं, हमारे पास बेहतरीन ट्रीटमेंट्स है, जिनसे कि हम ये कह सकते हैं कि हम लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बच सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास कहना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को? ऐसा है कि लंग कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो लाइफ सेविंग है, और लेट स्टेज में जाए तो ये एक तरीके से डेथ नोटिस है। तो स्क्रीनिंग कराएं, अवेयरनेस रखें, स्मोकिंग छोड़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो लगाएं, एयर पॉल्यूशन से तभी बचेंगे। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आज के इस खास पॉडकास्ट में, आज की इस खास अवेयरनेस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से होगी आपकी और मेरी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइक।